वेलकम एवरीवन। क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि जब एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं इस पर्पस के साथ कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सके, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि जब आप एक दिए हुए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को किसी नए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, पोजीशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, या किसी दूसरे कोऑर्डिनेट्स का सेट हो सकता है। लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स है, मींस पोजीशन और मोमेंटा है, और उसे एक नए फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट पोजीशन और मोमेंटा में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इवन कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान भी अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दोनों ही सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के लिए हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन प्रिजर्व बनी रहती है सिस्टम के लिए, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही हम पढ़ रहे थे, और इस वीडियो में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन प्रिजर्व रखते हुए किसी दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस बात को कैसे वेरीफाई किया जाए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है, हमने एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो कैनोनिकल है या नहीं। इसे फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकली एक टूल है हमारे पास जिसे हम पॉइसन ब्रैकेट कहते हैं। इस ब्रैकेट की मदद से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके जो दोनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, एक न्यू और एक ओल्ड, ये एक दूसरे में जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। तो उसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पॉइसन ब्रैकेट क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ताकि हम इसे हमारे गिवन प्रॉब्लम पर ईजिली अप्लाई कर सकें। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज कि एक फंक्शन है, लेट्स से एक फंक्शन f है जो कि फंक्शन है स्मॉल q p और टाइम t का। हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, फेज स्पेस की कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, स्मॉल q और p का फंक्शन है विथ टाइम ऑल्सो। और एक दूसरा फंक्शन और भी है g जो कि फंक्शन है इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स के। ऐसे में इन दोनों फंक्शन के लिए जो पॉइसन ब्रैकेट डिफाइन किया जाता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है, जो इक्वल होता है डेल f ओवर डेल q, जिनका ये फंक्शन है डेल g ओवर डेल p माइनस डेल f ओवर डेल p एंड डेल g ओवर डेल q। इसे ही पॉइसन ब्रैकेट कहते हैं। तो अगर दो फंक्शन f और g, q और p और t के फंक्शन हैं कुछ इस तरह से, तो आप उन दोनों फंक्शन के लिए पॉइसन ब्रैकेट को मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि अगर फंक्शन एक से ज़्यादा पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स और एक से ज़्यादा मोमेंटम के कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, जैसे कि फंक्शन f जो है वो फंक्शन है q1 q2 qn तक पोजीशन कोऑर्डिनेट का, p1 p2 pn तक मोमेंटम कोऑर्डिनेट का और टाइम t का। सिमिलरली g जो है वो फंक्शन है q1 q2 qn तक, और ये p1 p2 pn तक टाइम t। अगर ये मल्टीपल नंबर ऑफ पोजीशन और मोमेंटम के फंक्शंस हैं तो ऐसे में जो पॉइसन ब्रैकेट डिफाइन किया जाता है fg, वो ईच पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए सेपरेट ब्रैकेट डिफाइन की जाती है, जिसे बाद में सम अप कर दिया जाता है। तो इसलिए आप इसे समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ पोजीशन और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हो। तो ये डेल f ओवर डेल q i डेल g ओवर डेल p i माइनस डेल f ओवर डेल p i एंड डेल g ओवर डेल q i, जहाँ i की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है, तो समीशन 1 से लेकर n तक वेरी करेगा। तो अगर फंक्शन
पोजीशन और मोमेंटम की मल्टीपल पोजीशन और मोमेंटम के फंक्शन हो तो फिर हम समीशन काम में लेते हैं पोजीशन ब्रैकेट को डिफाइन करने के लिए। ये तो बात हुई किसी आर्बिट्री फंक्शन एफ एंड जी की। बट जब हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि हम एक ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को, मोमेंटा या और कोऑर्डिनेट के सेट को हम एक न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे जो खुद भी फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे कि हमारे जो पुराने कोऑर्डिनेट्स थे Q एंड P, हम इसे न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कैपिटल Q और कैपिटल P में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो हम इसी पोजीशन ब्रैकेट को इन दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं न्यू ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो जो आपको न्यू कोऑर्डिनेट मिलता है कैपिटल Q, वो हमेशा ही फंक्शन होता है ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का, स्मॉल q, स्मॉल p और टाइम का। सिमिलरली जो कैपिटल P होता है ये भी फंक्शन होता है स्मॉल q, स्मॉल p एंड टाइम t का। तो अगर ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट आपको पता था और आप उससे न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं जो कि ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन है और ये चेक करना चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है, तो उसके लिए पहले आपको पोजीशन ब्रैकेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरह के सिचुएशन में जो पोजीशन ब्रैकेट डिफाइन होती है कैपिटल Q और कैपिटल P, जो कि खुद फंक्शन है स्मॉल q और स्मॉल p के, वो इक्वल होगी डेल Q ओवर डेल Q, डेल P ओवर डेल P माइनस डेल Q ओवर डेल P एंड डेल P ओवर डेल Q के। ध्यान रखें हमने एक सिंगल कोऑर्डिनेट और सिंगल मोमेंटा लिया है। अगर मल्टीपल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और मल्टीपल नंबर ऑफ मोमेंटा होंगे तो हम समीशन काम में लेंगे, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम एक ही वैल्यू काम में ले रहे हैं। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप कैपिटल Q और कैपिटल P जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है उससे जो न्यू कोऑर्डिनेट है उससे आप ओल्ड कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। तो ऐसे में जो स्मॉल q होगा वो फंक्शन होगा कैपिटल Q और कैपिटल P का, और जो स्मॉल p है ये भी फंक्शन होगा कैपिटल Q एंड कैपिटल P का। इस केस में आप इसके लिए भी पोजीशन ब्रैकेट डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल q एंड स्मॉल p के लिए, एंड ये इक्वल हो जाएगा स्मॉल q ओवर कैपिटल Q, स्मॉल p ओवर कैपिटल P माइनस स्मॉल q ओवर कैपिटल P एंड स्मॉल p ओवर कैपिटल Q। तो इसे इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, ये हमारी चॉइस है जिसमें आपको सूटेबल हो। अगर आप चाहें तो कैपिटल P और कैपिटल P के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं या स्मॉल q और स्मॉल p के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली पोजीशन ब्रैकेट इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, सभी ब्रैकेट पोजीशन ब्रैकेट कहलाते हैं। आप इसे नोट कर लें, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और उसके बाद फिर इस पोजीशन ब्रैकेट को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है। पहले इसे नोट कर लें। ऑल राइट, पोजीशन ब्रैकेट को इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा। सपोज कि एक फंक्शन f है जो कि फंक्शन है स्मॉल q, स्मॉल p और टाइम t का। ठीक है, f एक फंक्शन है जो कि ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट स्मॉल q और स्मॉल p का फंक्शन है, और हम इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं df ओवर dt। तो df ओवर dt इक्वल हो जाएगा डेल f ओवर डेल q, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो q का t के रिस्पेक्ट में q डॉट प्लस डेल f ओवर डेल p, p डॉट एंड डेल f ओवर डेल t। ठीक है, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं
कि Q डॉट डेल H ओवर डेल P होता है, जहाँ H हैमिल्टोनियन है, और P डॉट माइनस डेल H ओवर डेल Q होता है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dF ओवर dt इक्वल होगा डेल F ओवर डेल Q डेल H ओवर डेल P माइनस डेल F ओवर डेल P डेल H ओवर डेल Q प्लस डेल F ओवर डेल T के। इतने टर्म पर ध्यान दें तो ये F और H के पोजीशन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम dF ओवर dt इक्वल्स टू पोजीशन ब्रैकेट ऑफ FH प्लस डेल F ओवर डेल T लिख सकते हैं। ठीक है। Now, if function f does not depend on time explicitly, if function f does not depend on time explicitly, तो जो df over dt की टर्म है ये 0 हो जाएगी, del f over del t की टर्म। एंड if function f is a constant of motion, साथ ही फंक्शन f जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन हो तो जो टोटल टाइम डेरिवेटिव है वो भी 0 हो जाएगा, df ओवर dt इज ऑल्सो 0। तो अगर दोनों ही वैल्यू 0 आती हैं तो ऐसे में जो ये पोजीशन ब्रैकेट f ऑफ h का है ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ पोजीशन ब्रैकेट 0 आता है, दैट मीन्स वो फंक्शन एक कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो सपोज कि आपको एक फंक्शन दे दिया गया है जो कि ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन है, और ये पूछा जाता है कि क्या ये फंक्शन एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, उस फंक्शन का सिस्टम के हैमिल्टोनियन के साथ अगर हम पोजीशन ब्रैकेट फाइंड आउट करें और उस पोजीशन ब्रैकेट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हाँ वो फंक्शन एक कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे आप नोट कर लें। इफ पोजीशन ब्रैकेट ऑफ function f with Hamiltonian vanishes represents constant of motion। तो ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है पोजीशन ब्रैकेट का। इसकी मदद से आप किसी भी फंक्शन के कांस्टेंट ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन ब्रैकेट से रिलेटेड, फिर हम इसे हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम पर अप्लाई करेंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ पोजीशन ब्रैकेट। फर्स्ट, किसी भी फंक्शन का खुद के साथ पोजीशन ब्रैकेट हमेशा ही 0 होता है। अगर आप मोमेंटम का मोमेंटम के साथ और पोजीशन का पोजीशन के साथ ही पोजीशन ब्रैकेट ले लेते हैं तो ये वैल्यू 0 होगी, विच मीन्स अगेन एग्जांपल की अगर आप बात कर रहे हैं तो x का x के साथ या फिर px का px के साथ जब आप पोजीशन ब्रैकेट लेंगे तो ये 0 आएगा। लेकिन
इन जनरल अगर आप बात करें तो पोजीशन का मोमेंटम के साथ पोजीशन ब्रैकेट 0 हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन का कौन सा कोऑर्डिनेट है और मोमेंटम का कोऑर्डिनेट कौन सा है। जैसे एक बार मैं पहले से लिख दूं, फिर डिफाइन करते हैं। Q सबस्क्रिप्ट में K है एंड P सबस्क्रिप्ट में L है, ये इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा ऑफ KL होगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि सपोज x का आप px के साथ पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, x का px के साथ पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व करें, दैट मीन्स k और l दोनों सेम है, और जब k और l सेम होता है तो क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 आती है। बट अगर आप x का py के साथ पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो k और l सेम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ x है और ये y है, सो k और l इज नॉट इक्वल्स टू 0, और जब k और l इक्वल नहीं होंगे तो क्रॉनिकल डेल्टा 0 के इक्वल होती है। तो इन जनरल, इसी टर्म को इन जनरल इस रिलेशन से लिखा जा सकता है। सेकेंड है कि पोजीशन ब्रैकेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स कि Q का P के साथ पोजीशन ब्रैकेट नॉट इक्वल होता है P का Q के साथ पोजीशन ब्रैकेट के। अगर आप फंक्शन के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो आपको सेम पोजीशन ब्रैकेट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। थर्ड, किसी भी फंक्शन का किसी कांस्टेंट के साथ पोजीशन ब्रैकेट 0 आता है। फोर्थ है कि अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीपल है, मल्टीप्लाई में है, तो आप सिंपली उसे ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं और रिमेनिंग फंक्शन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर c एक कांस्टेंट है, किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट आप इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दें। फिफ्थ, अगर दो फंक्शन एडिशन में है और उसका आप एक फंक्शन एडिटिव फॉर्म में है और उसका आप किसी फंक्शन के साथ पोजीशन ब्रैकेट ले रहे हैं, तो सिंपली ये जो पोजीशन ब्रैकेट है वो दोनों टर्म के साथ इंडिविजुअली सॉल्व होगी। जिसे आप Q1 का P के साथ प्लस माइनस Q2 का P के साथ। सिक्स्थ, अगर दोनों Q1 और Q2 मल्टीपल फॉर्म में हो, Q1 Q2 हो और फिर आप P के साथ पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार में किसी एक के साथ ही पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व होगा और दूसरा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो सपोज पहले Q1 को हम बाहर कर देते हैं, तो Q2 के साथ पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन प्लस फिर आप Q2 को बाहर करेंगे तो Q1 के साथ ये पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी पोजीशन ब्रैकेट का टाइम डेरिवेटिव ले लिया जाए d/dt ऑफ QP, तो दो तरीके हैं, या तो Q और P जो पोजीशन ब्रैकेट है इसे सॉल्व करके उसका टाइम डेरिवेटिव आपको लेना है, तो ये इक्वल होगा टाइम डेरिवेटिव ऑफ Q विथ P प्लस Q एंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ PT, विच मीन्स दोनों का इंडिविजुअल एक बार टाइम डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। एंड सपोज कि किसी फंक्शन में किसी प्रॉब्लम में 3 फंक्शन दिए गए हैं और वो 3 फंक्शन अगर एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो, कुछ इस तरह से कि 3 फंक्शन f, g और k है, कुछ इस तरह से 3 फंक्शंस अरेंज हो इनके ब्रैकेट्स, तो ये इक्वल्स टू 0 होती है। इसे जैकोबी आइडेंटिटी कहते हैं। कई बार कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 3 फंक्शन दे दिए थे और उन्हें एक अलग ऑर्डर में अरेंज किया गया था और पूछा गया था इनका पोजीशन ब्रैकेट टोटल कितना होगा। तो या तो आप अलग अलग पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व कर लें, या फिर अगर वो इस ऑर्डर में अरेंज हो पाते हैं, साइक्लिक ऑर्डर है FGK देन GKF एंड उसके बाद KFG, तो अगर इस साइक्लिक ऑर्डर में वो अरेंज हो जाते हैं तो डायरेक्ट आप उसके पोजीशन ब्रैकेट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी जैकोबी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी पोजीशन ब्रैकेट के रिगार्डिंग, जिसकी ज़रूरत आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पोजीशन ब्रैकेट अप्लाई करते वक्त काम में आएगी। तो आप इसे नोट कर लें, और अब हम इसी पोजीशन ब्रैकेट को एक्चुअल प्रॉब्लम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए काम में लेंगे।
अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, मीन्स ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हमें ये जानना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। आप रैंडमली कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, डजेंट मैटर, उसका कैनोनिकल होना जरूरी है, तभी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रिजर्व बनी रहेगी, जो कि असेंशियल पोर्शन है किसी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बट क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया वो कैनोनिकल रहा या नहीं ये चेक कैसे करेंगे, तो उसे वेरीफाई करने का एक तरीका पॉइसन ब्रैकेट है। तो इसके लिए कंडीशन ये है, कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज से कि आपने एक ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट स्मॉल q स्मॉल p और टाइम t को न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कैपिटल Q कैपिटल P और टाइम t में ट्रांसफॉर्म किया है और चेक करना चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। देन इफ अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से किया गया है, यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देते हैं, न्यू ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया गया है कि जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है ये फंक्शन है ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के देन इन न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट का पोजीशन और मोमेंटा का जो पॉइसन ब्रैकेट है अगर वो इक्वल टू 1 आता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। देन इफ क्यू पी इक्वल्स टू 1 इज नोन एज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन सफिशिएंट है किसी ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कि वो कैनोनिकल है या नहीं। जस्ट जो आपके न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आए हैं उसके पोजीशन और मोमेंटा का अगर पॉइसन ब्रैकेट 1 के इक्वल आता है तो वो फंक्शन कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। इसे कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन दिया गया है स्मॉल q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p साइन q एंड स्मॉल p इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p कॉस q के। और हमें बताना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटल Q और कैपिटल P का स्मॉल q और स्मॉल p में ये कैनोनिकल है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसमें स्मॉल q फंक्शन है कैपिटल Q और P का और स्मॉल p फंक्शन है कैपिटल Q और P का। तो हम इन्हीं दोनों के लिए पॉइसन ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी लिखा था कि हम स्मॉल q और स्मॉल p के लिए पॉइसन ब्रैकेट सॉल्व करें क्योंकि ये फंक्शन है कैपिटल Q और कैपिटल P के एज पर द क्वेश्चन। तो ये इक्वल होगा स्मॉल q ओवर कैपिटल Q स्मॉल p ओवर कैपिटल P माइनस स्मॉल q ओवर कैपिटल P एंड स्मॉल p ओवर कैपिटल Q। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। Q का कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो Q का कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव साइन Q कॉस Q हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2p कॉस Q टाइम्स स्मॉल p का कैपिटल P के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ p का डेरिवेटिव करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो सेम रह जाएगा और p की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 p टू द पावर माइनस 1/2 देगा एंड कॉस Q ये वैल्यू सेम रहेगी माइनस स्मॉल q का कैपिटल P के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो स्मॉल q का कैपिटल P के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो अगेन √2 1/2 p माइनस 1/2 एंड साइन Q टाइम्स स्मॉल p का कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन आएगा, उस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2p साइन Q। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान दें
ये √2 है और ये √2, तो 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से p की पावर यहाँ पे 1/2 है और यहाँ p की पावर -1/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा cos स्क्वायर क्यूब प्लस सिमिलरली यहाँ √2 इंटू √2 2, जो कि 2 से कैंसिल हो जाएगा और p की पावर -1/2 और यहाँ p की पावर 1/2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये sin स्क्वायर क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 1। तो चूंकि स्मॉल q और स्मॉल p का पोजीशन ब्रैकेट 1 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल Q इक्वल्स टू 1/p एंड कैपिटल P इक्वल्स टू QP स्क्वायर। हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। इस बार कैपिटल Q और कैपिटल P स्मॉल q और स्मॉल p के फंक्शन है, तो हम पोजीशन ब्रैकेट कैपिटल Q और P के लिए सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है स्मॉल q और स्मॉल p के। तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये इक्वल होगा कैपिटल Q ओवर स्मॉल q, कैपिटल P ओवर स्मॉल p माइनस Q ओवर P एंड कैपिटल P ओवर कैपिटल स्मॉल q। कैपिटल Q का स्मॉल p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जब आप कैपिटल Q का स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, कैपिटल Q स्मॉल q का फंक्शन नहीं है, तो ये वैल्यू 0 होगी टाइम्स कैपिटल P का स्मॉल p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, चाहे तो आप कर लें, हालांकि जरूरत नहीं क्योंकि ये टर्म वैसे 0 ही होगी, सो 2QP माइनस कैपिटल Q का P के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये -1/p स्क्वायर हो जाएगा एंड P का Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो P स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, अब माइनस माइनस प्लस, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, 1 दिस इज 1। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था वो ट्रांसफॉर्मेशन भी एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। कैपिटल P इक्वल है हाफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के एंड कैपिटल Q इक्वल है tan इनवर्स q ओवर p के। हमें बताना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। अगेन कैपिटल P एंड कैपिटल Q स्मॉल q और p के फंक्शन है, तो हम पोजीशन ब्रैकेट भी लिंक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज कैपिटल Q ओवर स्मॉल q, p ओवर स्मॉल p माइनस Q ओवर P एंड P ओवर Q। सबसे पहले Q का P के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, तो Q का Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव tan इनवर्स का हमें डेरिवेटिव करना है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव d ओवर dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ ये Q ओवर P है, तो अगर हम इसे d ओवर डी एक्स tan इनवर्स y ओवर x कर देते हैं, तो ये सिंपली 1 प्लस y ओवर x होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसे नीचे स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 1 प्लस स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद आपको y ओवर x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो y ओवर x का, चूंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो सिंपली ये माइनस y ओवर x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से tan इनवर्स के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें कैपिटल Q का स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से कंपेयर करें तो ये क्वांटिटी तो सेम आएगी जब आप Q ओवर P के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बाकी ये वाली टर्म क्या होगी वो डिपेंड करता है कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है या y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ तक की वैल्यू तो हम सेम लिख लेते हैं, विच इज Q ओवर P है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर P स्क्वायर। नाउ
क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्यू ओवर पी का क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 ओवर पी टाइम्स कैपिटल पी का स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल पी माइनस कैपिटल क्यू का पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगेन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दिस इज पी स्क्वायर, और पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दिस इज माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर टाइम्स पी का क्यू के रिस्पेक्ट में दिस इज क्यू। तो ये हो गया p से p कैंसिल विच इज p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और एलसीएम ले लेंगे तो अगेन q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दिस इज q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 1। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, कैपिटल Q इक्वल्स टू अल्फा Q एंड कैपिटल P इक्वल्स टू बीटा P है। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं? तो अगेन कैपिटल Q का स्मॉल Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अल्फा, कैपिटल P का स्मॉल p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बीटा, माइनस कैपिटल Q का p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टर्म ही नहीं है तो जीरो, और कैपिटल P का स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी जीरो, कोई टर्म नहीं है, दिस इज अल्फा टाइम्स बीटा, और हमें नहीं पता कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, सो वी कांट से कि ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी, दिस इज नॉट कैनोनिकल। जब तक अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफाइन नहीं हो जाती है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं कहलाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल करेंगे। Determine the value of alpha and beta so that the equation capital Q equals to small q to the power alpha cos beta p and capital P equals to q square sin beta p is canonical। वेल इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है वो ऑलरेडी बताया गया है कि ये कैनोनिकल है, बट अगर ये कैनोनिकल है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमें डिटरमाइन करना है। तो सॉल्व करते हैं। क्यू पी इक्वल्स टू क्यू का क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा अल्फा क्यू अल्फा माइनस 1 कॉस बीटा पी टाइम्स कैपिटल पी का स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव होगा ये क्यू अल्फा बीटा कॉस बीटा पी, ठीक है, माइनस कैपिटल क्यू का स्मॉल p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो कैपिटल Q का स्मॉल p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, प्लस हो जाएगा ये Q अल्फा बीटा साइन बीटा p टाइम्स कैपिटल P का स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो
ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा माइनस 1 साइन बीटा पी। अब इसे सॉल्व कर लें, और चूंकि ये कैनोनिकल है बताया गया है तो ये इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसे सॉल्व कर लें तो क्यू की पावर अल्फ़ा माइनस 1 और ये है क्यू टू द पावर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यू टू द पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा कॉस स्क्वायर बीटा पी प्लस अगेन यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा क्यू टू द पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा पी इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ये क्वांटिटी इसमें सेम है, अल्फ़ा बीटा क्यू टू द पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर बीटा पी प्लस साइन स्क्वायर बीटा पी इक्वल्स टू 1। ये क्वांटिटी तो 1 होगी, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा क्यू टू द पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब ये क्वांटिटी 1 के इक्वल कब हो सकती है? पहली बात तो ये कि जो q टू द पावर वाली जो टर्म है वो 0 होनी चाहिए, ताकि q टू द पावर 0 1 आए, तो ये पावर वाली टर्म 0 होनी चाहिए, विच मीन्स 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये 0 होगा तो ये टर्म तो 1 हो जाएगी, फिर टोटल वैल्यू के 1 होने के लिए अल्फ़ा टाइम्स बीटा भी 1 होना चाहिए। सो अल्फ़ा टाइम्स बीटा भी 1 होना चाहिए। अगर अल्फ़ा 1/2 है तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरह से इन ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया ये कैनोनिकल तभी होगा जब अल्फ़ा 1/2 हो और बीटा 2 के इक्वल हो। आप इसे नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इन्हें खुद से वेरीफाई कर लें कि क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं ये कैनोनिकल है या नहीं। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिन्हें आप खुद से वेरीफाई करें कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए आपके, आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होंगे या नहीं होंगे। हम कुछ पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए 1-2 क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस खुद से कर लें। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कैपिटल Q इक्वल्स टू Q प्लस 4AP एंड कैपिटल P इक्वल्स टू Q प्लस 2P। बताया गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कैनोनिकल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, और अगर कैनोनिकल है तो A की वैल्यू क्या होगी। ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सिंपली इसे सॉल्व किया जा सकता है।
कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, कैपिटल पी का स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 माइनस कैपिटल क्यू का स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 4 टाइम्स ए और कैपिटल पी का स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और चूंकि ये कैनोनिकल है तो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तभी आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। विच मीन्स 2 माइनस 4a इक्वल्स टू 1 है, तो 4a की वैल्यू 2 माइनस 1 होगी एंड a इक्वल्स टू सिंपली 1/4 यानी कि 0.25 होगा। तो a की वैल्यू 0.25 के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। तो इस तरह से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी फंक्शन दिया गया है सिंपली आपको उसका पोजीशन ब्रैकेट लेना है और जब आप पोजीशन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जस्ट आपको ये चेक करना है कि उसकी वैल्यू 1 आ रही है या नहीं। अगर 1 आती है दैट मीन्स वो जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है वो एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, विच मीन्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दोनों ही सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन प्रिजर्व बने रहेंगे। सो इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू।